और लाहौर में शोहदाए करबला के चेहलम का मरकजी जुलूस अंदरून दिल्ली गेट हवेली अलिफ शाह से बरामद हो गया। जुलूस के रूट में आने वाली तमाम मार्केट्स बंद हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। मजीद बता रहे हैं जहांगीर खान। ये शोहदाए करबला के चेहलम का मरकजी जुलूस अंदरून दिल्ली दरवाज़ा हवेली अलिफ शाह से बरामद हो चुका है और अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। मजमूई तौर पर तो आज लाहौर से 12 जुलूस शोहदाए करबला के चेहलम के बरामद हो रहे हैं, लेकिन मरकजी जुलूस अंदरून दिल्ली दरवाजे से बरामद होता है, इसलिए इसके सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। आज चूँकि लाहौर में 2 बड़े इवेंट्स हैं, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उसके तकरीबात का आखिरी रोज़ है और चेहलम का जुलूस है, इसलिए इन दोनों के मजमूई तौर पर सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं और 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इन दोनों इवेंट्स की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा क्लोज सर्किट कैमरों की मदद से बराह रास्त मॉनिटरिंग भी जारी है। जुलूस के रूट में आने वाली तमाम मार्केट्स को आज बंद रखा गया और 324 कनेक्टिंग रोड्स या गलियां और बाजार हैं जिनको खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर बंद किया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वक्तन फ़वक्तन जुलूस की सिक्योरिटी को चेक किया जाता रहेगा और इसके अलावा ड्रोन कैमरों के ज़रिए जुलूस की सर्वेलेंस भी जारी है। जुलूस के इख्तिताम तक तमाम सिक्योरिटी एहलकार अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर मौजूद रहेंगे। ट्रैफिक इंतजामात की बात की जाए तो इजाफी ट्रैफिक वार्डन्स आज मुल्हिका शाहराहों पर तैनात किए गए हैं और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का ये कहना है कि शहरी आज गैर ज़रूरी तौर पर सर्कुलर रोड और अंदरून शहर की जानिब सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि आम ट्रैफिक का दाखिला आज इन शाहराहों पर ममनू करार दिया गया है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। कराची का रुख करते हैं, जहां भी शोहदाए करबला चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से 1 बजे बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी पर 5,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं। जुलूस के रास्तों पर आने वाली मार्केटों और दुकानों को सील कर दिया गया। मजीद बात करेंगे शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज, बताइए। देखिए, चेहलम में इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस आज एम ए जिन्ना रोड पर निकाला जाएगा। जुलूस अपने रिवायती रास्ते होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस वक्त यहाँ पर जो है मजलिस जो है के जो शुरा है वो आना शुरू हो चुके हैं। नश्तर पार्क में मजलिस बर्पा की जाएगी। उसके बाद जो है जुलूस तकरीबन 1 बजे के करीब एम ए जिन्ना रोड पर बरामद होगा और नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद जुलूस जो है रिवायती रास्तों पर होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। 5,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रेंजर्स के दस्ते भी इस जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। बुलंद बाला इमारतों पर शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं, जबकि जो इतराफ़ में आने वाली तमाम मार्केट्स हैं उनको सील कर दिया गया है और 120 से ज़ायद जो गलियाँ हैं उनको कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी 200 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार जो है इस खुसूसी तौर पर जुलूस की मामलत के लिए, जुलूस के शुरा के आने के लिए और जो दीगर शहरी हैं उनके लिए, उनकी मामलत के लिए तैनात किए गए हैं। वो मुतबादिल रास्ता शहरियों को बता रहे हैं। जुलूस जो है जब यहाँ से निकलेगा तो उसके बाद BDS का अमला स्वीपिंग करेगा और फिर जो है उसके बाद जुलूस को जाने की इजाज़त होगी। 3 लेयर्स के अंदर जुलूस को आगे ले जाया जाएगा। पहली लेयर जो BDS के पास होगी, दूसरी लेयर पुलिस के पास और तीसरी जो लेयर है जुलूस के साथ वो जो स्काउट्स हैं उनके दस्ते के पास होगी। बहुत सारी एक मिक्स सिचुएशन है जिसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तजज़कार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपने सुबह सवेरे समा को वक्त दिया खबर वही अंदाज में के प्रोग्राम में। सर कहिएगा, एक जानिब तो अमेरिका कहता है कि बात हो रही है, ईरान कहता है ऐसा कुछ नहीं है और दोनों अपने हुर्मस पर अपने अपने कंट्रोल के भी दावे कर रहे हैं। ये जो मामलात है अब्दुल्ला साहब, थोड़ा हमें समझाइए कि फिर ये आखिर किस जानिब जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ये एक अच्छी खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुज़ाकरात का मतलब क्या है। मुज़ाकरात का मतलब यही है कि जो इस्लामाबाद डायलॉग है उसकी बुनियाद होगी और क्योंकि एक डॉक्यूमेंट इतने अरसे में तय किया गया, उसकी शिकें तय की गई, क्या उन शिकों से हट के कोई नई शिकें आने वाली हैं? तो हाँ, उसमें छोटी मोटी रद्द बदल ज़रूर होगी। जैसे जब तक के पहले इमरान ने बात की थी कि $300 बिलियन उनका एक नुकसान हुआ है जिसको ज़ाहिर है अमेरिका उसका अदा करेगा और अब वो शायद बढ़ जाएगा, 400 बिलियन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जंग में बहुत ज़्यादा मज़ीद नुकसान हुआ, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया, बर्बाद किया गया वगैरह वगैरह। और दूसरी जानिब अमेरिका जो अब तमाम बातचीत है उसके अंदर कहीं न्यूक्लियर डील की बात नहीं आती।
کہ نیوکلیئر ڈیل کیا ہوگی. پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ 19 اگست کو 2 مہینے جب مکمل ہونے تھے 14 نکات کے، جس کے اوپر شک بشک کام ہونا تھا، اس کے بعد آخری بات جو تھی 2 مہینے کے بعد وہ نیوکلیئر کے اوپر ہونی تھی. تو ایران نے تب بھی اپنی نیگوسیشنز کے ذریعے اپنی شرائط کو منوایا تھا. ایران نیوکلیئر جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتا تھا. ایران کا ہیوی واٹر اس ٹائم پہ عمان میں موجود ہے. ان کا تقریباً 12 ٹن فسائی مٹیریل جو لیس انریچڈ یورینیم ہے وہ روس کے اندر موجود ہے. اب اس ساری صورتحال کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس ٹائم پہ جو ابھی حالات بنے ہیں اس کی ایک بنیادی جو اس سارے میں ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فون کالنگ جو رابطہ تھا صدر ٹرمپ کے ساتھ وہ تھا، جس میں شہزادہ سلمان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ نے حملے کیے ایران کے اوپر تو پھر اس سے علاقے میں کشیدگی پھیل جائے گی اور جس کا براہ راست نقصان جی سی سی ممالک کو ہوگا. اس لیے آپ اس قسم کے حملے کرنے سے گریز کریں. بصورت دیگر ہم آپ کی ایئر اسپیس اور اپنی لینڈ کے اوپر جو آپ کی فیسلٹیز ہیں، یعنی کہ جو آپ کے امریکی اڈے ہیں، ان کو ہم وہاں سے اب مزید ان کو برداشت نہیں کریں گے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے خیال میں جو سادہ اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں موقف شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے اپنایا گیا. اور اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پہلے بھی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ ان کے جو 2 بنیادی مقاصد تھے جس سے وہ ہمیشہ دنیا کے اندر ایک خوف اور ہیبت طاری کرتے تھے، وہ ان کی ایئر فورس تھی اور دوسری ان کی نیوی تھی. جہاں ان کا بحری بیڑا جاتا تھا تو دنیا کانپ اٹھتی تھی، جہاں ان کی ایئر فورس جاتی تھی تو وہ لرز اٹھتے تھے. لیکن ایران کی صورت کے اندر یہ چیزیں انہوں نے استعمال کرنا اس لیے بند کر دیں کیونکہ دونوں بحری بیڑی ہے جو یو ایس ایس ابراہم لنکن اور جیرالڈ فورڈ جب بھیجے تو ان کو انہوں نے نشانہ بنا دیا. نشانہ بنایا جس کے اوپر جیرالڈ فورڈ کو تو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور جو ابراہم لنکن تھا وہ 2200 کلومیٹر جا کے دور کھڑا ہو گیا. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھا کہ ایئر فورس جو تھی ان کے جو سب سے ایس جہاز تھے، یعنی کہ ان کی ٹیکنالوجی کے جو نمبر 1 جہاز تھے جس کے اندر F-35 تھا، F-15 تھا، اس کے اندر A-10 تھنڈر بولٹ تھا، KC-135 جو فیولر تھے، اسی طریقے سے ان کے جو C-3 جیسے جاسوسی جہاز تھے، یہ تمام کے تمام ایران نے نشانہ بنائے اور ان کے ریپر ڈرونز جو تھے ان کو بھی انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. بالکل ایسے بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ایران کی جانب سے بھی ان کو. لیکن عبداللہ صاحب اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ حملے رکنے کے باوجود بھی امریکہ کے اتحادی ملکوں میں کچھ واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. اب ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی تیسری قوت نقصان پہنچانا چاہتی ہے. اب سب جانتے ہیں جب تیسری قوت کی بات ہوتی ہے تو یہ اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ یہ اشارہ اسرائیل کی طرف ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اسرائیل تو ہمیشہ سے جو ہے نا وہ اسپوائلر رہا. میں آپ سے پچھلے گزارش کر رہا تھا وہ بڑا ضروری ہے. تو جب ان کی ایئر فورس اور نیوی ناکام ہوئی تو اس کے بعد کیا تھا، انہوں نے میزائل استعمال شروع کر دیے. میزائل استعمال شروع کر دیے تو انہوں نے تو کبھی اتنے میزائل بنائے ہی نہیں تھے، ان کو یہ علم ہی نہیں تھا. اس کی بنیاد کے اوپر امریکہ میں ایک نئی بحث چھڑ گئی اور جنرل ڈین کین جو جوائنٹ چیف ہیں اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کام کرنا ہے. ابھی تو ہمیں میزائل سارے ہم استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہمارے تھرڈ میزائل 80% ختم ہو چکے ہیں، پیٹریوٹ 60% ختم ہو چکے ہیں اور اسی طرح MCB میزائل جو ہیں وہ ہمارے اس ٹائم پہ 50% سے زائد خرچ ہو چکے ہیں اور جو باقی تھے وہ ہم نے اسرائیل کو دے دیے ہیں. تاکہ یہ جب اب آپ کی بات آ گئی، اب انہوں نے کہا جو ہم نے اسرائیل کو دے دیے، اب اسی دوران میں انہوں نے اڈے بھی اپنے شفٹ کرنا شروع کر دیے. اور اب دیکھیں جو عراق کے اندر ان کا ارگل بیس ہے اس کو انہوں نے ستمبر میں خالی کرنا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ روٹین میٹر ہے. روٹین میٹر نہیں ہے کیونکہ ماضی کے اندر اس کے اندر توسیع ہوتی رہی ہر بات، لیکن اس سال یہ توسیع نہیں ہو رہی. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ عراق بہت زیادہ اس کے وزیر اعظم ایکٹیو نظر آئے اور یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ کویت کو انہوں نے اپنا واپس جو ایک ان کا پہلے صوبہ تھا وہ کلیم کرتے ہیں کیونکہ کویت بھی ہمارا ہے. اس لیے کویت کی جو ٹیریٹوریل بارڈرز ہیں اب ان کو ایک انتہائی سے زیادہ شدید خطرہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ کویت کے اوپر حملوں کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے، جس کا ابھی آپ نے بھی صبح ذکر کیا.
देखिए अब इसमें जो इसराइल है फिर वो क्या अब्दुल्ला कर साहब रहा पता है। कलामी ये माजर बट नॉट ओनली कुवैत, हमने देखा कि इससे पहले जाहिर सी बात है अब एक बहुत, मुझे इजाज़त दीजिएगा कि खबर भी हम साथ साथ बता दें, आपसे इस पर तज्जिया भी ले लें कि तो एक सदर रजब तैयब एर्दोआन का भी सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और फिर इसमें सऊदी अरब पर हमलों पर गहरे दुख का इजहार किया गया। तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा रिलेट करना चाहूँगी कि आपने एक कुवैत की एग्जाम्पल दी, फिर ये तो हम देख रहे हैं कि फिर सिचुएशन तो जाहिर सी बात है मज़ीद टेंस्ड होती है, फिर जाहिर सी बात है जो दीगर ममालिक हैं वो अपने अपने तौर पर तशवीश का तो इजहार करते हैं, लेकिन दैन अगेन फिर ये तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पूरा खित्ता ऐसी अनसर्टेनिटी की लपेट में फिर आ जाता है। अब्दुल्ला साहब देखिए यही तो वजह है ना, जो शुरू दिन से मैं आपसे ये कह रहा था कि ये एक मिनी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो चुकी है। और आपने देखा कि ये इसकी इकोनॉमिक तो इफेक्ट्स जो हैं वो तो उन ममालिक में पहुंच रहे हैं जिनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि आइसलैंड में इसके असरात पहुंच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच रहे हैं, दीगर दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। बहरहाल देखिए जो इस टाइम पे मकसद यही था, पहले अमेरिका ये चाहता था कि खित्ते के अंदर ये जंग फैले ताकि दूसरे ममालिक इन्वॉल्व हों। अमेरिका ने नेटो को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, उन्होंने झंडी दिखा दी, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से बात की, उन्होंने तकासा जवाब दे दिया, उन्होंने जो है अरब ममालिक को कहा तो अरब ममालिक ने कहा कि जब आप तो हमारे लिए खुद यहाँ डिफेंस शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए आए थे, आप हमसे मदद मांग रहे हैं, हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं। और फिर ईरान ने ये अपना मौका पहले दिन से अपनाया था कि जो खित्ते के अंदर एयरबेसेस, जो 13 एयरबेसेस मौजूद हैं, अगर उनसे हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और ईरान के मिसाइल जो हैं, अब जब से अमेरिकी सदर ये चाहते थे कि एक बड़ा हमला कर दें और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह और बर्बाद करने के बाद ईरान के अंदर फतह का डंका बजाते हुए वो कहें कि जी हमने अपने मकासद हासिल कर लिए और हम जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने जब इब्राहिम जुल्फिकारी ने जब ये कहा कि अगर आपने हमारा किया तो हम भी आपको पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे और अरब दुनिया का कुछ नहीं बचेगा, जिसके ऊपर ये सारी बात फिर शुरू हुई। अब देखिए ना, एक तरफ आपको पता है तुर्की है, तो तुर्की ने शुरू में ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन बाद में तुर्की के लिए मुश्किलात में इजाफा होना शुरू हुआ क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर हुआ। फिर सदर ट्रम्प दौड़ के गए तुर्की और वो वहाँ उनका विजिट किया और उनको कहा कि जी ठीक है, हम आपके ऊपर जो F-35 जहाज़ का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको शामिल करेंगे और कान हेली जो जहाज़ है उसको भी हम इजाज़त दे देंगे, यानी कि उनको लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई। लेकिन तुर्की ने भी इस जंग में बराह रास्त कूदने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि ज़ाहिर है ये टेरिटोरियल इशू है। अब सबको ये समझ आ गया कि असली जो खतरा है वो तो इजराइल से, और यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ हम सऊदी अरब का एक दिफाई मुआहदा हुआ, क्योंकि उनको ये पता है कि इसराइल से अगर ईरान से मुस्तकबिल में सऊदी अरब को खतरा नहीं होगा, जो कि पहले आपको पता है 2023 के बाद पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविशों और कोशिशों से हमने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बहाल करवाया था, और यही वजह है कि उनको उससे खतरा कम हो गया।